हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूजस स्टडीज। आज की क्लास में क्लास 8 की विज्ञान का चैप्टर 8 जिसका नाम है बल तथा दाब। इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी वहां पे हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसके पहले हमारे 7 चैप्टर हो चुके हैं जिनके सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। ऐप में आपको ये सारा का सारा मतलब कि आपके नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वाले नोट्स और सारी की सारी बुक्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगी। पर आपको करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करने के बाद में हमारे ऐप को 5 स्टार की रेटिंग देना होगा, तब आप हमारे ऐप को पूरी तरीके से फ्री में एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारा चैप्टर 8 जिसका नाम है बल तथा दाब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं। तो भाई कक्षा 7 में हमने क्या सीखा है, इन्होंने कहा है कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। कक्षा 7 में ये सारी चीजें जो है वो हमने पढ़ी हुई है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप कक्षा 7 वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हो। क्या आप बता सकते हैं कि हम या कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। तो ये हम कैसे पता करेंगे भाई कि ये वस्तु अधिक गतिशील है, तो उसकी स्पीड से। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, दूरी क्या सूचित करती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहाँ आप भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। मतलब कोई लुढ़कती हुई चीज है, गेंद ही मान लो, वो लुढ़क रही है फिर, लेकिन उसकी वस्तु जो है मतलब उसकी गति जो होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल देती है। मतलब जा रही होती है सीधे, लेकिन अपनी दिशा जो होती है वो चेंज कर देती है। यह भी संभव है कि गेंद जो है धीमी हो जाए, अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है, अथवा अपनी गति को कैसे बदल लेती है। ठीक है, तो मतलब गेंद लुढ़कती हुई जा रही थी, या तो वो रुक गई, उसकी गति धीमी हो गई, या तो यह हुआ कि भाई उसकी दिशा जो है उसने अपनी दिशा ही चेंज कर दी। अब ये कह रहे हैं कि ये सब होता कैसे है, तो यही सारा सब कुछ जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने कहा है आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। मतलब हम डेली जीवन में जो चीज देखते हैं उसको हमें रिवाइज करना है, ध्यान देना है उस पर। अभी तक हम उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे तब हम उस पर क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए आप क्या करते हैं। तो भाई कोई फुटबॉल है, किसी उसको गतिशील करने के लिए क्या करोगे, आप किक मारोगे, यही तो करोगे। पहले क्या था, वो एक बॉल थी, रखी हुई थी, जहां रखी थी वहीं रखी हुई थी। आपने उसको गतिशील करने के लिए क्या किया, उस पर किक मारा, पैर मारा, ठीक है, तब जाके वो गतिशील हुई। अब आप कहोगे कि गतिशील का मतलब क्या है, गतिशील का मतलब है वो स्पीड में, मतलब चलने लगी, उसमें गति आ गई है, वो चलने लगी है। ठीक है, किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करोगे। अब चल रही है बॉल, आपको आप चाहते हो कि वो रुकने वाली है, तो आप उसको और ज्यादा मतलब गतिशील करना चाहते हो और उसको उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो फिर से मारोगे, यही तो करोगे ना। एक गोली गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है, मतलब एक गोली जो है गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके गतिशील गेंद की दिशा बदल लेता है। तो भाई उसकी दिशा जो है कैसी चेंज हुई, हॉकी हॉकी की बॉल जो थे वो जा रही थी, अब उसकी दिशा कैसे चेंज हुई, तो हॉकी को जब हमने मारा, या इधर रही थी, हमने हॉकी को मारा उधर, तो उसकी दिशा जो है वो चेंज हो गई। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज, ठीक है, द्वारा हिट किए गई गेंद को कैसे रोकते हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है, इसका फिनोमिना क्या है, इनके बीच में क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे। इन्होंने कहा चित्र को देखते हो, देखो बस चित्र भी देख लेंगे, अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, गेंद रक्षक जो होता है, मतलब जो उसके नेट के पास जो खड़ा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, गतिशील बॉल आ रही होती है, मतलब क्या कहता है, किसी ने बॉल को फेंका, वो आ रही होती है, उसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। मतलब चलती हुई गेंद हमारे पास आ रही थी, हमने क्या किया, उसको रोक दिया, इसकी गति को हमने शून्य कर दिया, या हम ऐसे कह सकते हैं उसकी गति को हमने
रोक दिया। ठीक है, इसकी गति की दिशा हमने कैसे बदली थी, हमने उसको किक मार के या हॉकी मार के, कोई बॉल थी जा रही थी उसको मारा दूसरी साइड से, तो उसकी दिशा ही चेंज हो गई, उसकी स्पीड भी बढ़ गई, उसकी दिशा भी चेंज हो गई। हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर क्या किया जाता है, बल लगाते हैं। मतलब किसी को बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है, या पैर से मार रहे हो, हाथ से मार रहे हो, जैसे भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमने तो उसको मतलब फेंका है, धक्का दिया ही है, इस तरीके से वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन असल में आप क्या कर रहे हो, उस पे क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो। ठीक है, अब बल क्या होता है, ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बल लगा रहे हैं, वर्ड हमारे पास आया है बल, यही तो हमारे चैप्टर का नाम है। बल क्या होता है, जिन वस्तुओं पर ये जो होता है बल लगाया जाता है, उन पर या क्या प्रभाव डालता है, भाई जो भी वस्तु है जिन पर हम बल लगा रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय में ऐसे ही प्रश्नों के हम उत्तर को खोजने वाले, भाई बल क्या होता है, बल लगाने से होता क्या है, ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इन्होंने कहा भाई चित्र को देख लो, जैसे कि यहाँ पे ये गेंद रक्षक था, गेंद रक्षक या बॉल को रोकने वाला था। अब बहुत तेजी से बॉल आ रही थी, इसने कैच कर लिया, इसकी स्पीड को रोक दिया, मतलब चलती हुई बॉल को रोक दिया। यहाँ पे क्या था, एक बॉल चल रही थी, इसने हॉकी मारी, बॉल चली गई कहीं और, इसकी दिशा ही चेंज कर दी। बॉल आ रही थी स्पीड से, इसने क्या किया, इसको पकड़ लिया, इसको भी, इसकी भी पोजीशन जो थी पहले चलती हुई उसको रोक दिया। तो क्या किया है, इन सब ने उसको रोकने का काम किया है, या उसको उसकी स्पीड जो है वो तेज करने का काम किया है, या उसकी दिशा बदलने का काम किया है। मतलब जो एक्चुअल पोजीशन, जो पहले वाली पोजीशन थी, उसे कुछ अलग ही कर दिया है, क्या करके, उस पे हमने उसको स्पर्श करके, या कह लो कि हमने उस पे, यही तो होता है बल, हमने उस पे अपना एक ऐसा बल लगाया कि उसकी पोजीशन ही चेंज हो गई, उसकी चीजें ही चेंज हो गई, जो पहले वो कर रहा था वो अब वो नहीं कर रहा है। चल रही थी रुक गई, रुकी हुई थी चलने लगी, किसी एक डायरेक्शन में जा रही थी वो दूसरी दिशा में चली गई। तो ये सब क्या है, ये सब कैसे कर रहे हैं, बल के कारण कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम पढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं कि बल अपकर्षण या अभिकर्षण। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं, अब ये पता नहीं कब कब बताएंगे बल की परिभाषा। तो बल जो होता है पुश या पुल होता है, बल को हम फोर्स कहते हैं। पुश करो या पुल करो, मतलब बॉल थी, ये आ रही थी, हमने क्या किया, इसको पकड़ लिया, तो ये चलती हुई थी, हमने इसको पकड़ लिया, रुक गई, तो हमने इसकी पोजीशन भी चेंज कर दिया, चलती हुई को रोक दिया। या रुकी हुई थी, हमने इसको फोर्स मारा, धक्का दिया, ये चलने लगी, तो इसकी पोजीशन भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, पुश पुल करना है, धक्का देना या खींचना, ये क्या होता है, हमारा बल होता है। बल जो होता है एक प्रकार की एनर्जी होती है, ये भी याद रखना। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपकर्षण या अभिकर्षण। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना, ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। क्या इन शब्दों की जगह पे एक या अधिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आइए ज्ञात करें। तो इन्होंने मतलब कोई वस्तु थी रखी हुई थी, तो हमने क्या किया, उसे उठा दिया। कोई वस्तु बंद थी तो हमने उसको खोल दिया। ठीक है, कोई वस्तु खुली हुई तो हमने उसको बंद कर दिया। कोई वस्तु पड़ी हुई थी, हमने उसको ठोकर मार दिया। कोई वस्तु थी, हमने उसको हिट कर दिया, उस पर प्रहार कर दिया, उसको धक्का दे दिया, उसको खींच दिया। तो ये सारी चीजें हमने कैसे की है, एक फोर्स लगाकर इसको की है, बल लगाकर की है। ठीक है, तो यही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया। अब ये कह रहे हैं इनको हम कुछ और बोल सकते हैं, तो इन्होंने कहा है आइए ज्ञात करें। तो भाई यहाँ पे क्या दिया गया है, एक सारणी दी गई है। क्या दिया गया है, एक सारणी दी गई है, क्रियाकलाप 8.1। देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने कहा है सारणी में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरण कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार को धक्का देना, खींचना के रूप को पहचानिए। सारणी में लिखिए, आपकी सहायता से एक उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमको सारणी दी गई है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ऊपर लिखा हुआ क्या है। कुछ कार्यों को अपकर्षण अभिकर्षण के रूप में हमें पहचानना है। ठीक है, स्थितियां हमारे पास कुछ दे दी गई हैं, जैसे मेज पर रखी पुस्तक को
क्या करना है, गतिशील बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्होंने हमको एक उदाहरण दे दिया है। यहाँ पे कार्य जैसे हम धक्का दे सकते हैं, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, उठाना, ये हमको कुछ इन्होंने चीजें दे दी है। ये इन्हीं के हिसाब से ही हमें यहाँ पे भरना है। ठीक है, कार को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण या अभिकर्षण। ठीक है, अपकर्षण अभिकर्षण क्या होता है, अभिकर्षण मतलब अपकर्षण मतलब दूर करना, अभिकर्षण मतलब पास करना। ठीक है, तो कोई बुक रखी है कहाँ पे, टेबल पे, हमें क्या करना है, बुक रखी है मतलब वो रखी है, अपने आप चल तो रही नहीं, वो हम रखेंगे, रखी तो रहेगी, रुकी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसको गतिशील बनाते, तो गतिशील हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम उसको धक्का दे सकते हैं, या खींच सकते हैं, या उठा सकते हैं। ठीक है, क्या हम उसको मार के उसकी स्थिति में चेंज कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा नहीं। धक्का देना तो उन्होंने लिख ही दिया है, फिर खींचना भी लिख दिया है, ठोकर मारना, ठोकर मार के भी हम कर सकते हैं, उठाकर उठाना लिख दिया है, झुकाना, उड़ाना, फेंकना। ठीक है, उड़ा भी सकते हैं भाई, मेज पर रखी हुई पुस्तक ही तो है, उड़ा भी सकते हैं हम इसको। ठीक है, या हम उसको प्रहार क्या, ऊपर उठा भी सकते हैं। कई सारे ऑप्शन यहाँ पे फिट हो सकते हैं। तो अपकर्षण मतलब इसको हम दूर भी कर सकते हैं, पास में भी कर सकते हैं। दरवाजे को खोलना या बंद करना, दरवाजे को खोलेंगे या बंद करेंगे, हम कैसे करेंगे, धक्का दे सके, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे धक्का देना आ सकता है, हम लिख नहीं रहे, ऊपर धक्का देना लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे डबल डॉटेड लगा दिए। फिर लिखा है यहाँ पे खींचना, खींच के भी कर सकते हैं, अब उठा तो सकते नहीं है। ठीक है, ठोकर मारना, ठोकर मार के भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, हमने पैर से इसको ठोकर मार दी, खुल गया हमारा दरवाजा। ठीक है, फेंकना, बंद करना, बंद करके भी कर सकते हैं, खुला है तो बंद कर दो, बंद है तो खोल दो। ठीक है, ऊपर उठाना, प्रहार करना, ऊपर उठा सकते नहीं है, झुका सकते नहीं है, उड़ा सकते नहीं है, फेंक सकते नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, बंद, खुला है तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, बंद करना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इस कार को हम कैसे अपकर्षण या अभिकर्षण कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि इसको बंद कर सकते हैं, और इसमें अभिकर्षण अपकर्षण जो है वो हो सकता है कि नहीं। तो वही हमने आपको पुश और पुल के बारे में बताया था, वही हमारा क्या होता है, अभिकर्षण और अपकर्षण होता है। अपकर्षण का मतलब होता है हमारा पुश, अभिकर्षण का मतलब होता है पुल। ठीक है, ठीक है, तो आगे की चीजें अब हमें समझना जो है वो आसान हो सकता है। ठीक है, पुश पुल आपको समझ गया, तो पुश पुल ही हमारा क्या होता है, बल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पे, अच्छा पहले तो हम इसको ही देख लेते हैं। भाई जब हम खोलते हैं, मतलब अपनी तरफ, जब खोलते हैं तो अपनी तरफ खींचते हैं, खींचते हैं मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पुश हुआ या पुल हुआ, बता सकते हो, पुश हुआ या पुल हुआ, ये जल्दी से बताइए। तो भाई अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, तो भाई पुश का मतलब होता है क्या, पुश का मतलब होता है धक्का देना। अब धक्का देके हम क्या करते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं, मतलब इसमें पुश भी है, पुल भी है। ठीक है, और अभिकर्षण का मतलब होता है पुल, और पुल मतलब खींचना, खींच के हम दरवाजे को बंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ लिखी हुई थी, तो बताना नहीं है किसमें पुश है किसमें पुल है। तो ये याद रखना कि भाई जब हम दरवाजा बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं। ठीक है, जब दरवाजा खोलते हैं तो हम उसको खींचते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, इसलिए ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिखा है कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। तो हम कुएं से पानी की बाल्टी को कैसे, धक्का देकर खींच सकते हैं, नहीं, खींच के, बिल्कुल हाँ। उठा के, उठाना तो पड़ेगा ही, और उड़ाना तो है ही नहीं, बंद भी नहीं करना है, प्रहार भी नहीं करना है, ऊपर उठाना। ठीक है, उठाना के दो ऑप्शन है क्या, हाँ, ऊपर उठाना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर उठाना। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं मतलब खींचने को हम क्या कहते हैं,
पुल कहते हैं। खींचने को हम क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। मतलब कि आकर्षण कर रहे हैं, तो हम नाम उसको धक्का तो देंगे नहीं। ये खींचने को हम क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा क्या होगा? अभिकर्षण होगा। अपकर्षण मतलब उसको दूर भेजना, मतलब धक्का देना। धक्का तो दे नहीं रहे, हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए इसमें अभिकर्षण होगा। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनाल्टी किक लेना, मतलब किक जब मारते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको धक्का देते हैं। तो धक्का देना, खींचेंगे तो है नहीं, उठाएंगे भी नहीं। ठीक है। उड़ाकर, यहाँ पे उड़ाना एक ऑप्शन था, यहाँ पे हम उड़ाना कर देंगे, मतलब पैर से मारेंगे तो उड़ेगी ना, ये उड़ाना हुआ। ठीक है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, मतलब खुद से दूर कर रहे हैं, अपकर्षण कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुश पे सही हो जाएगा। यहाँ अपनी तरफ पुल तो कर नहीं रहे, खींच रहे नहीं है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना। क्रिकेट की गेंद पर हम प्रहार कर रहे हैं, मतलब सेम वही चीज हो रही है, उसको धक्का दे रहे, खींच रहे नहीं है। वह जो प्रहार कर रहे हैं तो वो हमारी उठ रही है। ठीक है। या अगर ठोकर मारना है, यहाँ पे हम नया ऑप्शन भी भर सकते हैं, ठोकर मार रहे हैं। ठीक है, बैट से उड़ रही है वो हमारी, या कह लो प्रहार चल, यहाँ पे हम नया ऑप्शन चलो भर देते हैं, प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, प्रहार कर रहे हैं मतलब खुद से दूर कर रहे हैं, तो मतलब आकर्षण या पुश हुआ, पुल हमारा हुआ नहीं। लदी ही बैलगाड़ी को चलाना। अब बैलगाड़ी जो है वो हमारी लदी हुई है, उसको हमें चलाना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा। ठीक है। और खींचना भी पड़ेगा, उठा के ले नहीं जा सकते हैं, उड़ा सकते नहीं है। तो यहाँ पे हम नया ऑप्शन जो है कुछ भर देते हैं इनको देखकर। तो फेंकेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे, प्रहार नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं, झुकाएंगे नहीं, चैन नहीं करेंगे, ठोकर नहीं मारेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो ये बैलगाड़ी जो है वो चल रही है, मतलब खींची जा रही है। खींची जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? पुश हो रहा है या पुल हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। खींच रहे हैं मतलब यहाँ पे हमारा पुल हो रहा है, पुश तो कर नहीं रहे हैं, आकर्षण तो हो नहीं रहा है, खींचा जा रहा है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा है किसी मेज का दराज खोलना। दराज को खोल रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो मतलब उसको क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। ठीक है। और मेज के दरवाजे को खोलेंगे तो हम धक्का देंगे? धक्का तो नहीं देंगे। खींचेंगे, खाएंगे भी नहीं, बंद भी नहीं करेंगे। ठीक है। और उठाए फेंकेंगे भी नहीं, खींचेंगे उसको, तो हम यहाँ पे नया ऑप्शन कर देते हैं, खींचना। तो हम उसको खींचेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन जो है वो हमारे भरे जाएंगे, इस तरीके से सारणी जो है वो हमारी भर जाएगी। आगे चलते हैं, तो इन्होंने कहा है क्या आपने ध्यान दिया कि इसमें प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण जिसको कहते हैं खींचना, ठीक है, और अपकर्षण जिसको कहते हैं धक्का देना। ठीक है। अभिकर्षण मतलब पुल, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अभिकर्षण मतलब पुल, अपकर्षण मतलब पुश। ठीक है। अभिकर्षण मतलब पुश, धक्का देना, तो दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है? तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज में गति लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए या तो हम उसको धक्का देंगे या तो अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है। या तो उसमें आकर्षण बल लगेगा या तो उसमें अभिकर्षित बल लगेगा। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। तो वही मतलब अभिकर्षण और अपकर्षण बल को ही, अपकर्षण को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मतलब पुश और पुल को ही हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं वस्तुओं को दी गई गति बल के कारण ही होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। तो वस्तु पर बल कब लगता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। उसके पहले ये पहली क्या कह रही है? कह रहे कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है? तो बिल्कुल सही बात है, आकर्षण भी एक खिंचाव है। और किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच घर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं कि यह भी एक खिंचाव है या धक्का देना है? मतलब कह रहे हैं कि भाई हमारी चुंबक है, ठीक है, इस तरीके से दो चुंबक है, इसका एन इधर है, एस इधर है, इसका एन इधर है, इसका एस इधर है।
जब हमारे अलग अलग पोल्स साथ में होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पर यही अगर चुंबक है, हमने इनको उल्टा कर दिया, इधर हमारा एस है, इधर एन है, इधर हमारा एन है, इधर एस है, समान पोल्स हमारे साथ में हो गए, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, अपकेंद्रित करेंगे। अपकेंद्रित मतलब इनमें खिंचाव पैदा होगा और इनमें क्या होगा, आकर्षण पैदा होगा। इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, और इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब समान पोल साथ में होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, जब समान असमान पोल साथ में होते हैं तो आकर्षण होता है, किसमें, चुंबकों में। ठीक है, जब आकर्षण होगा मतलब एक तरफ खिंचाव होगा तो मतलब अभिकर्षण होगा, एक दूसरे को वो खींचेंगे। ठीक है, पुल करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण का मतलब होगा अब वो एक दूसरे को धक्का देंगे। ठीक है, धक्का देंगे मतलब अपकर्षण होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अपकर्षण और यहाँ पे होगा अभिकर्षण। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, बल तथा अन्योन्य क्रिया के कारण क्या लगते हैं। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अब अन्योन्य क्रिया है क्या है, अन्योन्य का मतलब अन्य अन्य क्रिया के कारण लगते हैं। और अन्य अन्य क्रिया जो है वो हमारी कौन कौन सी हो सकती है, तो इन्होंने कहा है, मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी। अगर वो सिर्फ पीछे खड़ा है तो उसके कारण कोई गति नहीं आएगी, क्योंकि वो धक्का वक्का तो दे नहीं रहा है, ना खींच रहा है ना धक्का दे रहा है, तो उसमें कोई गति नहीं आएगी। फिर लिखा है, मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में आगे गति करना प्रारंभ कर सकती है, ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आदमी जो है कार के पीछे खड़ा है खाली, क्या इसने इसने कुछ टच किया, टच तो किया नहीं है, तो इसके कारण कोई भी गति उत्पन्न होगी नहीं। यहाँ पे वो टच कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है। ठीक है, धक्का दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपकेंद्रित बल लग रहा है। अपकेंद्रित बल का मतलब यहाँ पे प्रतिकर्षित कर रहा है, या कह लो धक्का दे रहा है, या कह लो यहाँ पे पुश कर रहा है। तो क्या हो रहा है, कार को गति देने के लिए आदमी इसे क्या करेगा, धक्का लगाता रहेगा। तो इसमें इसकी कार की गति में अगर उसने इतना बल लगा दिया है कि कार खिसक पाई है, तो समझ लो उसने वहां पे बल लगाया है। ठीक है, अब ये कह रहे कार की गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना पड़ेगा। मतलब उसे गति अगर कार को देनी है तो उसे धक्का लगाते ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे ये कह रहे कौन किसको धकेल रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई किसी को नहीं धकेल पा रहा है, दोनों ही बराबर बल लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही खड़े हुए हैं। अगर कोई गिरा हुआ होता तो हम कह रहे थे कि जो खड़ा है उसने ज्यादा बल लगाया, पर यहाँ पे किसी ने ज्यादा बल नहीं लगाया है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे तीन स्थितियां दर्शाता है जिनसे समझता आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन किसको खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है। दोनों में लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही हैं, जबकि 8.3 बी में इस वाले चित्र में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रहा है इस प्रकार। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे तो खड़ा था कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, धक्का दे रहा था, मतलब अपकेंद्रण या केंद्रित बल लग रहा था। ठीक है, धक्का दे रहा था। यहाँ पे भी लड़ाई कर रही थी ना, लड़ाई कर रही थी, एक दूसरे को धक्का दे रही थी, तो मतलब यहाँ पे भी धक्का दे रही थी, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी अपकेंद्रित केंद्रण वाला हुआ। ठीक है, जो ये हमारे पास दिया है अपकर्षण। अपकेंद्रण बोलो या अपकर्षण बोलो, बात एक ही है। अपकेंद्रण में भी क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं। अपकर्षण में भी यही होता है कि हम बाहर की तरफ धक्का देते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर मेरे मुख से बार बार अपकेंद्रण निकल रहा है ना, अपकेंद्रण बार बार निकल रहा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अपकेंद्रण अपकर्षण दोनों ही मैच करते हुए वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक दूसरे को खींच रही है। यहाँ पे क्या कर रही है, एक दूसरे को खींच रही है, इनका मतलब यहाँ पे अभिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिकर्षण हो रहा है, मतलब एक दूसरे को पुल कर रही है ये
ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे ये गाय को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो यहाँ पे भी खींच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रण, अपकर्षण, अभिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिकर्षण हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां क्या कर रही हैं, एक दूसरे पर बल लगा रही हैं, तो यह बात आदमी और गाय पर भी लागू हो रही है। ठीक है। तो ये भाई, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रही है, क्योंकि ये गाय को बढ़ाना चाहता है, गाय तो बढ़ रही है, मतलब गाय इसको खींच रहा है, तो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे बल कौन सा लग रहा है, अभिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, खींचने वाला बल लग रहा है। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य अन्य क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार की दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होने के कारण उनके बीच में ये क्या लगता है, बल लगता है। मतलब हमें क्या कर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये इसके ऊपर बल रहा है, मतलब ये अन्योन्य मन, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है, या तो आकर्षण लग रहा होगा, या तो अभिकर्षण लग रहा होगा, आकर्षण लग रहा होगा। तो मतलब इनके एक दूसरे के ऊपर जो बल लग रहा है, तो इसी को ही क्या कह दिया, अन्योन्य अन्य बल बोल दिया है, क्योंकि एक दूसरे पर लगा रहा है, दूसरा उसके ऊपर लगा रहा है, और अन्य दूसरे पर, अन्य दूसरे पर लगा रहा है, इसलिए इसको ये नाम दे दिया गया। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है बलों की खोजबीन। अब बलों की खोजबीन कैसे हुई है, तो कह रहे बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे लिया क्रियाकलाप 8.2 दिया गया है। ये क्या कह रहे हैं, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से ढकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले ढकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं। कोई भारी वस्तु है, तो आप अकेले खिसकाओगे तो आपको काफी बल लगाना पड़ेगा, हो सकता है आप इसको खिसका पाओ, हो सकता है आप इसको ना खिसका पाओ। अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में ढकेलने में आपकी सहायता करें, मतलब आप खिसका नहीं पाए हो, बक्सा इन्होंने लिया है। अब आपने क्या किया, अपने मित्र को भी बुला के कहा कि इसको तुम भी मिलके धक्का दो। अब ये क्या क्या कह रहे हैं, क्या आप इसको खिसकना आसान है भाई, पहले आप अकेले बल लगा रहे थे तो खिसका नहीं पा रहे थे, आपने दोस्त को बुला लिया, अब बल क्या है, ज्यादा हो गया, हो सकता है आपने खिसका दिया है। तो बताइए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बल जो है वो हमने ज्यादा लगा दिया, बस। अब उसी वस्तु को फिर से ढकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए वह इसके विपरीत दिशा से ढकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है, यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप दोनों में से कौन अधिक बलवान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले अकेले ढकेल रहा था, ढकेल नहीं पाया। इसने अपने दोस्त को बुलाया, तो ये थोड़ी सी मान लो खिसक गई, खिसक गई, तो मतलब दोनों ने बल लगाया है, तो ये खिसक गई, ज्यादा बल हो गया, इस वजह से खिसक गया। अब इसने अपने दोस्त से कहा तुम इधर से बल लगाओ, मैं इधर से बल लगाता हूँ। ठीक है, मान लो ये खिसके ही नहीं, ये इधर से बल लगा रहे, इधर से बल लगा रहे, खिसकी ही नहीं, अपनी पोजीशन पे बनी रही, जहां थी वही है। तो इसका मतलब दोनों जो है, दोनों के अंदर जो पावर है, दोनों के अंदर जो, ठीक है, ताकत है, वो बराबर है, क्योंकि कोई भी इधर से ना ज्यादा बढ़ा पाया है, ना इधर से ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर इसके पास वस्तु जो है इधर खिसक गई, इधर, यहाँ मतलब वस्तु जो है थोड़ी इसमें यहाँ पे खिसक के आ गई है, तो इसका मतलब इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है, तभी तो ये इधर खिसकी है। हो सकता है कि वस्तु जो है खिसक के इधर आ गई हो, तो इसका मतलब ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। ठीक है, अगर खिसकती ही नहीं है तो समझ लो दोनों के अंदर बराबर ताकत है। ठीक है, इससे हम ये निकाल सकते हैं निष्कर्ष, और यही इन्होंने पूछा था। आगे इन्होंने लिखा है, क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है। तो बिल्कुल देखा होगा रस्साकसी का खेल। इसमें एक एक रस्सी होती है, एक साइड से कुछ लोग पकड़ते हैं, दूसरी साइड से कुछ लोग पकड़ते हैं, फिर रस्सी को खींचते हैं। जिधर लोग गिरते हैं तो समझ लो कम पावरफुल होते हैं, उनके पास कम ताकत होती है, जिधर लोग खड़े रहते हैं, जो गिराते हैं, वो पावरफुल होते हैं। ठीक है, इस खेल में दो टोलियां होती हैं, एक रस्से की विपरीत दिशा में होता है, तो उनको खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्सी को अपनी दिशा में खींचने का प्रयास करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रस्सा कसी का खेल जो है वो खेला जाए, इस तरीके से बीच में लाइन बना दी जाती है जिससे, और यहाँ पे ये लाइन बना दी जाती है जिससे तुम हमारे पाले में अगर गिरे तो हम जीतेंगे, तुम हमारे पाले में गिरे
तो तुम जीतोगे। इस तरीके से होता है। तो इसमें समान बल से खींचा जा रहा है, इसीलिए समान बल से खींचा जा रहा है। ये हमें कैसे पता चला? यहाँ पे लाइन पे ही ये लाल धागा लगा हुआ है, इसलिए दोनों लोग कह सकते हैं समान बल लगा रहे हैं, इसलिए ना वो इधर जा पा रहे हैं ना वो उधर जा पा रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है इससे क्या होता है, जब समान बल लगा रहे होते तो रस्सा जो होता है वो बिल्कुल खिसकता नहीं। क्या यह चित्र 8.3 में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? तो भाई बिल्कुल समान है। ये चीज हमने आपको समझा भी दी है। जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में खेल में विजयी वही होता है, मतलब वही जीतता है। जो अधिक बल लगाएगा वही तो जीतेगा। अब यहाँ पे लिखा है ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? तो बल के बारे में यही सुझाते हैं, जब हम जिस बल जब लगाते हैं, ठीक है, मान लो कोई चीज है, हम इस पे बल लगा रहे हैं, तो बल की दिशा में ही क्या होती है, वस्तु खिसकती है। अगर इधर बल लगा रहे हैं तो वस्तु जो है हमारी इधर खिसकेगी, अगर इधर से बल लगा रहे हैं तो वस्तु जो है हमारी इधर साइड में खिसकेगी। यही समझ लीजिए, यही चीजें जो है वो हमें समझ में आती हैं। अब ये क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, मतलब कई सारे लोग एक ही दिशा में, आप भी लगा रहे हो हम भी लगा रहे हैं, एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा बल तुम्हारा बल सबका बल जो है जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ के और उस वस्तु को आसानी से खिसका देंगे। तभी तो जब ज्यादा लोग एक चीज पे धक्का लगाएंगे तो वो कहते हैं ना, कार वगैरह जैसे कोई गाड़ी है, नहीं एक आदमी से नहीं खिसक रही, तो आओ भाई तुम भी धक्का दो, आओ भाई तुम भी धक्का दो, जो सब मिलके धक्का देते हैं तो हमारी कार या बस जो होती है वो आसानी से खिसक जाती है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि सबका बल जो था वो इकट्ठा होके बस पे लगा, ठीक है, ये समझ सकते हो। इकट्ठा होने का मतलब यहाँ पे सबका बल जो है वो जुड़ गया। अब ये कह रहे हैं कि जब आप और आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ, जब दोनों ने मिलकर धकेला था तो बक्सा जो है वो खिसक गया था। तो ये कह रहे हैं यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, मतलब इधर से भी कोई बल लगा रहा है और इधर से भी बल लगा रहा है किसी वस्तु पे, ठीक है, तो कुल नेट बल जो होता है, मतलब नेट का मतलब कुल बल जो होता है दोनों के बलों के अंतर के बराबर होता है। तो बल अब जब इधर से मान लो 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से 6 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तो दोनों का अंतर कुल बल कितना लग रहा है, भाई 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक। तो नेट बल जो है, कुल बल जो इस पे लगेगा वो 1 ही न्यूटन का लगेगा, चाहे भले ही इधर से 5 का लग रहा हो इधर से 6 का लग रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वस्तु कितनी खिसकी है, वस्तु पर कितना बल लगा है, 5 5 तो कैंसिल हो गया, या कह लो 6 में से 5 को माइनस किया, एक बचा, तो वही जो है वो ही हमारा क्या हो गया, नेट बल हो गया, या कह लो कुल बल हो गया, ठीक है। क्रियाकलाप 8.2 में जब आप दोनों भारी संदूक पर विपरीत दिशा में ढकेल रहे होते हैं तो आपने क्या देखा था? तो विपरीत दिशा में जब धकेल रहे होते हैं तो हमारा अ, बल जो है वो, अगर खिसक पाया तो समझ लो जिसने खिसका पाया उसके पास ज्यादा बल है, ठीक है, उस दिशा में बल लग रहा था, जिसने नहीं, अगर वस्तु जो है खिसकी नहीं है तो समझ लो दोनों का बल जो है, तो बल जो था वो बराबर था। यहाँ पे लिखा है स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता है। तो भाई अगर बराबर बल लग रहा है, यहाँ पे बराबर बल की बात कर रहा है, तो किसी भी दिशा में वो नहीं खिसकेंगे। इसी प्रकार हमने देखा कि एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें यह उस दिशा में उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। या भी याद रखिए यदि लगाए गए बल की दिशा परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। यही बात है, सीधा सीधा मतलब है, अगर बल लगा रहे हैं वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो समझ लो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब वो खिसक रहा है, उसके परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसकी जो पोजीशन थी उसमें चेंजिंग हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पहली कह रही है क्या, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में बल लगाने पर बल अगर बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। तो बिल्कुल सही बात है, हमने इधर से बल लगाया तुमने इधर से बल लगाया और ये वस्तु की वही रही, इसका मतलब मेरा लगाया गया बल और तुम्हारा लगाया गया बल जो है वो बराबर था। नेट बल कैसे निकाला जाता है, एक बल से दूसरे बल को जब घटा देते हैं, मतलब 5 में से जब 5 को घटाएंगे तो शून्य आएगा,
इसका मतलब नेट बल जो है या कह लो कुल बल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है सामान्य रूप में किसी भी वस्तु अ, सामान्य रूप में किसी भी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका प्रभाव कैसे होगा, नेट बल के कारण ही होगा। मतलब आप कितने भी बल लगा लो इधर से उधर से, इधर से मान लो आपने 4 न्यूटन का लगाया, इधर से आपने 3 न्यूटन का लगाया, ठीक है, और इधर से आप 2 न्यूटन का लगा रहे हो, इधर से आप 5 न्यूटन का लगा रहे हो, जो नेट बल होगा इनको हम जोड़ लेंगे, इधर 7 हुआ, इधर इसको जोड़ा उधर भी 7 हुआ, मान लो इधर एक और बल लगा दिया 2 न्यूटन का, इधर हो गया 9। अब नेट बल क्या होगा, 9 में से जब 7 को घटाएंगे तो 2 न्यूटन ही हमारा नेट बल होगा। अब आप लोग कुछ समझ रहे होगे न्यूटन 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 क्यों कर रहे हैं, तो न्यूटन जो होता है बल की इकाई होती है, बल का मात्रक होता है, इसलिए हम न्यूटन 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 कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो भाई जब हम बल लगाएंगे तभी तो उसकी गति की अवस्था हम चेंज कर पाएंगे, अगर बल नहीं लगाएंगे जो चीज पड़ी है वो पड़ी रहेगी, जो चीज चल रही है वो चल रही होगी, जब तक उस पर बल नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा है आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। भाई जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे भाई उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वो चल रही है तो रुक जाएगी, रुकी है तो चल जाएगी, जा रही हो मुड़ जाएगी, उड़ रही है तो रुक जाएगी, ये मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रियाकलाप 8.3 दिया गया है, रबड़ की एक गेंद लेनी है, किसी किसी समतल सतह पर जैसे मेज हो या कंक्रीट की फर्श हो उस पे हमें क्या करना है, रखना है। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर क्या करना है, हमें धक्का देना है, धक्का दे दिया फिर क्या करना है, गेंद गति में आ जाती है। तो बिल्कुल हाँ भाई, अगर हम धक्का देंगे गेंद को तो गति में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। गतिशील गेंद को फिर से धक्का देना, मतलब गेंद ऑलरेडी चल रही है, फिर से हमने उसको धक्का दे दिया, तो ये कह रहे क्या उसकी चाल में कुछ परिवर्तन है, भाई ऑलरेडी वो चल रही थी, ठीक, उसमें हमने बल लगाया हुआ था और हमने फिर से एक और बल लगा दिया, इसका मतलब उसमें डबल बल हो गया, मतलब उसकी तो गति में क्या हो जाएगा परिवर्तन, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अब उसकी कह रहे इसकी स्पीड बढ़ती है कि घटती है, तो भाई उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। अब हमें क्या करना है, हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखना है, जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे हथेली को हटा लेना है, मतलब जो हमारी गेंद चलती हुई आ रही थी वहां पे अपनी हथेली रखनी है, और जैसे ही टच करे वैसे ही हमें हाथ हटा लेना है। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है, मतलब आपको कोई बल महसूस होगा हथेली पे, तो बिल्कुल महसूस होगा। बॉल के अंदर क्या था, बल था, और वो बल कहाँ टच हुआ है, आपकी हथेली पे, तो उस चीज का फील जो है आपको होगा। गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गेंद या तो रुक जाएगी या तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो रुक ही जाएगी क्योंकि आपने ऐसी जगह पे हाथ रखा होगा, मतलब कि एंड पे रखा होगा, तो वो जो है वो रुक ही जाएगी। ठीक है, ये कह रही है यार बढ़ती है घटती है, तो भाई बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं, उसकी स्पीड जो है वो कम ही होगी। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा, अगर हम उसको बिल्कुल ही रोक लेंगे तो वहां पे बल जो है वो समाप्त हो जाएगा, बल जो है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हाथ लगाया गया है। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। चैप्टर जो है आपका बहुत ही ज्यादा लेंथी है, ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं, उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लग, तो क्या करता है खिलाड़ी जो होता है गेंद पर बल लगाता है, किक लगने से गेंद जो होती है वो क्या होती है, विराम अवस्था में रहती है। किक लगने से पहले, भाई तो मैं सोची किक लगने पे विराम अवस्था में कैसे रह सकती है, मैंने पहले वर्ड पढ़ा नहीं। तो किक लगने से पहले गेंद कैसी होती है, विराम अवस्था में होती है, मतलब रुकी हुई होती है, अतः इसकी चाल जो होती है कैसी होती है, सोनी होती है। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की, हमने क्या किया, किक मारा, और हमें किक किधर मारा था, जिधर गोल होता है उधर ही हमने किक मारा था, तो गोल की ओर वो गति उसने ली। मान लीजिए गोली जो है गोल बचाने के लिए गेंद पर झपकता है, और जो गोली होता है
अब वो चाहता है कि गोल ना हो, तो गेंद पर क्या करता है, झपटता है या उछलता है। भाई वो चाहता है कि गोल ना हो, इसलिए गेंद को पकड़ने का प्रयास करता है। इस क्रिया के द्वारा गोली गतिशील गेंद पर क्या करता है, बल लगाने का प्रयास करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल जो होता है गेंद को रोक सकता है। अगर बाई चांस उसने गेंद को रोक लिया तो भाई गेंद हमारी रुक जाएगी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं और गोल होने से उसको बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो उसकी चाल जो हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि वो गेंद को पकड़ लेगा या तो उसको रोक लेगा। तो वो जो स्पीड से चल रही होती है हमारी गेंद होती है, उस जो किक मार के गोल की तरफ फेंकी गई गेंद होती है, उसमें तो गति होती है। और गोली जो होता है बॉल को रोक लेता है तो उस बॉल की गति जो होती है वो शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। मतलब हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो उसकी चाल को हम बदल सकते हैं। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो उसकी चाल जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ऑलरेडी वो इधर चल रही है, फिर से हमने इस पर बल लगा दिया तो इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल जो है कम हो जाएगी। मतलब कोई वस्तु इधर जा रही थी स्पीड में, लेकिन आपने बल इधर से लगा दिया तो उसकी या तो ये रुक जाएगी या तो इसकी चाल जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को ढकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते हुए देखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। मतलब ये आपने देखा होगा गांव वगैरह में क्या होता है, टायर को इस तरीके से डंडा मार मार के उसको बहुत तेज भगाते हैं। मतलब पहले इसकी स्पीड धीमी होती है, डंडा मार मार के इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। यहाँ पे ये बूझो जो है यही बात कर रहा है। अब आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है, आइए ज्ञात करें। तो ये कह रहे हैं क्या बल लगाने से वस्तु की चाल चाल ही परिवर्तित होती है कि और भी कुछ परिवर्तित होता है। तो भाई उसकी शेप भी कभी कभी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आटा है, फिर उस पे हमने बल लगाया उसकी शेप चेंज हो गई। स्पॉन्ज है, उस पर बल लगाया उसकी शेप चेंज हो गई। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है क्रियाकलाप 8.4। ठीक है, एक गेंद लेनी है, क्रियाकलाप 8.3 की भांति किसी समतल सतह पर उसको रख देना है। मतलब रख दिया गेंद को धक्का देकर हमें चला भी दिया। ठीक है, अब दर्शाए चित्र के अनुसार रास्ते में एक पैमाना रखिए। मतलब अब हमें क्या करना है, हमें एक पैमाना रखना है। भाई चित्र हम देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पैमाना मतलब ये स्केल जो है वो इन्होंने यहाँ पे रख ली है। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती है। तो भाई क्या है, गेंद जो है उछल रही थी, आपने धक्का दिया, आपने रास्ते में एक बैरियर मतलब कुछ रख दिया, कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। तो वो क्या इधर से आ रही थी और वो उसने टकराने के बाद अपना रास्ता चेंज कर दिया। जैसे कि हम कैरम कैरम में देखते हैं, मारते किधर है जाती किधर है। ठीक है, इसी हिसाब से हम निशाना भी लगाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि टकराने के बाद उसकी दिशा में गति करती रहती है। तो बिल्कुल हाँ गति करेगी पर उसकी दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी। इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि गतिशील गेंद के पथ में पहले से भिन्न कोण बन जाए। मतलब अब यहाँ पे कोण बनाते हुए में चलना है। मतलब किस एंगल से आपने स्केल को रखा है, ठीक है, कि उसने कौन सा एंगल लिया, फिर तो आपने दूसरे एंगल से उस स्केल को रखा, टकराने के बाद कौन सा एंगल लिया। ठीक है, यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कर ले। अब आपको मतलब नोट भी करना है किस दिशा में जा रही है। मान लो आपने स्केल को यहाँ पे रखा तो इसके बीच में ये एंगल बना, थोड़ी देर बाद स्केल को आप ऐसे कहीं रख दोगे तो इसका एंगल जो है कुछ ऐसे बनेगा, ये एंगल बनेगा। तो यही एंगल चेंज होने की ये बात बार बार कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या लिखा है, तो आगे आगे इन्होंने कहा है, अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को ढकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। मतलब दो खिलाड़ी हैं और इनके पास में एक के पास में बॉल है,
तो क्या करते हैं, ये इसको बॉल पास करेंगे, ये तो आगे थोड़ा बढ़ जाएगा, ये इसके पास बॉल को पास करेंगे, इस तरीके से पास करते करते वो गोल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को खेल के मैदान की दूसरी ओर पहुंचा दिया है। तो मतलब कभी कभी इतनी तेज प्रहार कर देते हैं तो गेंद आउट ऑफ फील्ड हो जाती है। क्रिकेट के बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इस स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? भाई जिस एंगल से मारते हैं, मतलब बैट अगर ऐसे है, ठीक है, मान लो बैट है, ठीक है, बैट है, ये बॉल आ रही है इधर से, बैट से टकरा के चली गई इधर, यही तो होता है ना। तो क्या हुआ, हमने इस गेंद के रास्ते में रखा था बैरियर। बैरियर मतलब एक ऐसी चीज जो उससे टकरा जाए, तो टकराने के बाद उसका एंगल चेंज हुआ, वो दूसरी दिशा में चली गई। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तो बदलती ही है, साथ में उसकी दिशा भी बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिनको मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे चीजें जो है अच्छे से डिटेल में समझानी है। तो कुछ चीजें जो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कैरम का उदाहरण तो हमने ही दे दिया है आपको। और आपको एक और बात बता देते हैं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। हमारी ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारी की सारी बुक्स, उनके सॉल्यूशंस बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, सारी की सारी ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। और जो हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे वो भी मिल जाएंगे, मैथ्स के सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के भी सारे सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो ये काम जो है आपको कर लेना है। और लेकिन ये सारा फ्री आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार की रेटिंग दोगे। जब आप 5 स्टार की रेटिंग दोगे तो हमारा ऐप की सारी चीजें भी आपको फ्री में एक्सेस करने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है, अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। तो हमने क्या सीखा, हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु की गति और उसकी अवस्था, या कह लो उसकी दिशा में परिवर्तन हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु की गति की अवस्था अगर हमें जाननी है तो उसकी चाल और उसकी गति जो है, गति की जो दिशा है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना। तो विराम का मतलब वस्तु रुकी है, उसमें कोई गति नहीं है, तो इसका मतलब उसमें गति नहीं है, इसका मतलब उसमें चाल नहीं है, तो उसकी चाल को क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही गति इसकी अवस्थाएं हैं। मतलब कोई भी वस्तु या तो विराम अवस्था में होगी या तो गति अवस्था में होगी, दोनों ही इसकी क्या होती है, अवस्थाएं होती हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि बल लगाने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? तो किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो सदैव उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है। अगर वस्तु जो है उस पे उससे ज्यादा बल लगाते, मतलब कोई बहुत भारी चीज है, आप उस पर बल लगा रहे हो, ठीक है, वो वस्तु वैसी की तैसी बनी हुई है, आप हिल ही नहीं पाई है, ठीक है, हिल नहीं पाई है, इसका मतलब आपने उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब आपने उस पर कोई भी बल नहीं लगाया। बल तभी माना जाएगा जब आप उसकी अवस्था में परिवर्तन कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा है, यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। जो हमने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इन्होंने कहा, उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाने पर भी गति नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, इसी प्रकार आप किसी दीवार को धक्का देने का प्रयास करो, दीवार, ठीक है, तो क्या आपके प्रभाव, मतलब दीवार पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या दीवार खिसकेगी? नहीं खिसकेगी। इसका मतलब आपने उस दीवार पे कोई भी बल नहीं लगाया है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा 8.5 दिया गया है। यहाँ पे लिखा है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो भाई देख लेते हैं क्या परिवर्तन ये करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, सारणी 8.2 के स्तंभ 1 में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तुएं जो होती हैं गति नहीं कर सकती हैं। सारणी के स्तंभ 2 में वे
विधियां सुझाई गई हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है। और स्तंभ 3 में इन क्रियाओं का चित्र दर्शाता है। जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी के स्तंभ 4 और 5 में नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन करें। तो वस्तुओं पे हमें क्या करना है, बल के प्रभाव का अध्ययन करना है। वस्तुओं पे हम जब बल लगाते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे स्थिति भी बताई गई है, बल कैसे लगाना है, चित्र यहाँ पे बना हुआ है, इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आपको हाँ नाम में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक प्लेट में गुथा हुआ आटा है। ठीक है, गुथा हुआ आटा है कैसा, ऐसा। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि बल कैसे लगाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम आटे को ऐसे ऐसे गूंथते हैं तो हाथ को क्या करना पड़ेगा, ऊपर, हाथ को नीचे की ओर दबाना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से दबाना पड़ेगा तब जाके हमारा गुथेगा आटा। तो गति की अवस्था में परिवर्तन, तो ये कह रहे हैं कि गति इसकी चेंज हुई है, हमें आटे पे हाथ गुथ रहे हैं, क्या ये चलने लगा है आटा, नहीं। ठीक है, गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, नहीं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं आकृति में परिवर्तन हुआ है, तो भाई आकृति जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे तो ये क्रॉस वाले रहने ही देते लगाते हैं, जिसमें हाँ लगाना है उसी पे टच करूंगी खाली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है साइकिल की गद्दी में लगी कमान। ये साइकिल की गद्दी जो है इसमें ये जो स्प्रिंग लगे होते हैं इसको कमानी बोला गया है। गति के बैठने पर क्या होता है, गति करने लगता है, तो गति तो नहीं करता है। ठीक है, मतलब गति तो नहीं करता है, तो नहीं पे हाँ लगा देंगे। ठीक है, आकृति में परिवर्तन होता है तो बिल्कुल होता है, आकृति में परिवर्तन होता है क्योंकि स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग बार बार दबती है, बार बार उठती है, मतलब उसकी आकृति में चेंज हो रहा होता है। ये कह रहे हैं एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला। ठीक है, इस तरीके से कील है उस पर रबड़ लगी हुई है, एक भार लटकाकर या इसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर, खींचेंगे तो क्या होगा, क्या ये गति करने लगेगा, तो गति तो नहीं करेगा ये। ठीक है, गति तो नहीं करेगा, तो यहाँ पे नहीं पे साइन लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि इसके शेप में चेंज होगा, भाई छोटी होगी बड़ी होगी तो शेप में चेंज होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना। तो एक दो ईंटों पर इस तरीके से धातु का पैमाना रखा है, स्टील के बीचों बीच एक भार रखा गया है। ठीक है, तो जब इसके बीच में बीचों बीच में एक भार रखा गया है तो क्या होगा, भार रखा है तो ये क्या कर चलने लगेगी, चलेगी तो नहीं। ठीक है, मतलब चलेगी नहीं, ये कोई गति नहीं करेगी, पर ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होगा मतलब कि ईंटों के बीच में प्लास्टिक का या धातु का पैमाना वाइब्रेट करेगी, इसके शेप में चेंज आएगा, इसके शेप में तो चेंज नहीं आएगा। ये और क्या ऑप्शन दिए गए हैं, आकृति में परिवर्तन होगा, नहीं। ठीक है, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, और ठीक है इस तरीके से ये कर दिया जाएगा। भाई आकृति में थोड़ी ना परिवर्तन होगा, ये वाइब्रेट करेगा, ऊपर नीचे हिलेगा, क्योंकि इसकी दिशा में कह सकते हैं कि चेंज होगा, मतलब अपनी जगह से ही हिलेगा इधर उधर। ठीक है, या क्या, गति मतलब चलने तो नहीं लगेगा, वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे लिखा है सारणी 8.2 के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जब आप अपनी हथेली के बीच में एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है, भाई फूले हुए गुब्बारे को दबाते हैं तो उसकी शेप में चेंज होता है। जब गुथे हुए आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी शेप जो है वो चेंज होती है, उसकी आकृति चेंज होती है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हो तो क्या होता है, तो उसकी शेप चेंज होती है। इन सभी उदाहरणों से आपने देखा किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसकी शेप चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे यही कर लीजिए कि यहाँ पे जो है एक तरीके से वो चलने तो नहीं लग रहा है, और उसकी जो आकृति इस तरीके से बनी हुई थी वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है लकड़ी का टुकड़ा जो है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये जो हमने इस तरीके से रखने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या कहते हैं,
वाइब्रेट करने लगेगा ना, तो यही ऑप्शन हमें टिक तो करना ही था, तो यही ऑप्शन जो है वो हमारा फिट होगा। ठीक है, इसके शेप में तो देखा जाएगा चेंज नहीं होगा, वाइब्रेट होगा। तो यही वाला ऑप्शन जो है वो टच कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल क्या है। बल क्या है? किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, मतलब कोई चीज रुकी हुई है तो उसमें स्पीड ला सकता है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, मतलब कोई वस्तु चल रहा है तो उसमें हम और ज्यादा बल लगाकर उसको, उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, मतलब कोई गतिशील वस्तु है, हमने यहाँ पे गतिशील वस्तु यहाँ पे फोर्स लगाया तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, मतलब भाई समझ लो गुथा हुआ आता है, इस पे हमने बल लगाया तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। इसमें कुछ अथवा अधिक प्रभावों को भी उत्पन्न कर सकता है, इतनी ही चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें भी बल कर सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं क्या स्मरण। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा होते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इसमें से एक या अधिक बलों के प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल के उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब हर चीज में जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस लाने के लिए उसमें बल लग रहा है। अतः कोई भी वस्तु बिना बल लगाए अपनी गति में नहीं आ सकती है। आप अपने दिशा निर्देशित, दिशा परिवर्तित नहीं, मतलब उसमें गति नहीं आ सकती है, दिशा नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, तो इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए आपको बल की आवश्यकता होगी। अब हमारा नेक्स्ट है 8.6, जो कि है संपर्क बल। संपर्क बल में ही हमारा पहला आता है पेशीय बल। पेशीय बल को हम पढ़ेंगे, पेशीय बल हमारा होता क्या है। तो पेशीय बल हमारा क्या होता है, क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए ढकेल या उठा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, हमें स्पर्श करना ही पड़ेगा। क्या बगैर पकड़े पानी की बाल्टी को उठा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, पकड़ना पड़ेगा ही। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए, मतलब बल तभी लगेगा जब आप उसके साथ संपर्क में बने हो, उसको टच कर रहे हो, किसी ने या डायरेक्ट टच कर रहे हो, किसी ने किसी माध्यम से टच कर रहे हो। संपर्क किसी छड़ी से या रस्सी की, कहाँ गया, या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। मतलब ये जो संपर्क आप कर रहे हो, या तो वो डायरेक्ट हो सकता है वो, या तो वो इनडायरेक्ट हो सकता है, मतलब या डायरेक्ट हाथ से कर रहे होगे या किसी चीज की सहायता से कर रहे होगे। ठीक है, जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं, तो बल कहाँ से आता है? हमारी बॉडी से आता है, हमारे पेशियों से आता है। यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। तो ये जो हम बल लगाते हैं वो कौन लगाता है? हमारी शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? पेशी बल कहते हैं। मतलब जब हम बल लगाते हैं तो बल जो है वो कहाँ से लगता है? मांसपेशियों से लगता है। ये जो मांसपेशियां जो बल लगाती हैं इसी को ही हम क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है पेशी बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। मतलब पेशी बल से ही हम अपने कामों को कर पाते हैं। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति, मुड़ना भी सम्मिलित होता है। ठीक है, कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर ढकेला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था भोजन जो है क्या किया जाता है, आगे की तरफ धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशी बल करता है? तो बिल्कुल हाँ, वो पेशी बल के द्वारा ही करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं तथा बाहर निकालते समय फेफड़ों को फैलाते और सिकोड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशी कहाँ स्थित है? तो हमारे बॉडी में यहाँ पे स्थित होती है, वक्षस्थली हमारी पेशियां होती है, इनसे लगाया गया बल भी हमारा पेशी बल होता है। हमारे शरीर की पेशियों द्वारा लगाने के कारण हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के कुछ और उदाहरण भी आप बता सकते हैं। तो जो उदाहरण आपको समझ में है उनको कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, आपका चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंदी लेंदी है, कम से कम 6-7 पेज अभी भी बचे हुए हैं। ये टॉपिक कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद तो मैं थक गई हूँ, बोलते बोलते गला दर्द होने लगा है। कल पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं सोच रही थी आज ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज नहीं कंप्लीट हो जा पाएगा क्योंकि एनर्जी नहीं रही है। क्योंकि आज मेरा व्रत भी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ प्रसाद खाया था।
पपीता खाया था मैंने, बस। यहाँ कह रहे पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मनुष्य ही पेशी बल नहीं लगाता है, जो पशु वगैरह होते हैं वो भी किसी कार्य को करने के लिए पेशी बल का यूज करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करते हैं। हम इनका मतलब अपना कार्य करवाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इन कार्यों को करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पेशी बल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये इस बैलगाड़ी को ढो रहा है, तो ढो कैसे रहा है? पेशी बल की सहायता से ये काम कर पा रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है, क्योंकि पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। मतलब पेशी बल भी तभी लगाओगे जब हम वस्तु जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे संपर्क में हो। इसलिए इसे क्या कहते हैं? संपर्क। मतलब जब डायरेक्ट संपर्क में होता है, मतलब जब पेशी बल डायरेक्ट संपर्क में लगता है, तब क्या होता है? ये हमारा संपर्क बल कहलाता है। ठीक है, अन्य प्रकार के संपर्क बल भी होते हैं, आइए पता करते हैं। तो और भी हमारे साथ अभी हम संपर्क बल की बात कर रहे हैं। ठीक है, संपर्क बल तब लगता है जब हमारा डायरेक्ट संपर्क होता है। ठीक है, जो पेशियों द्वारा लगाया जाता है। अभी हमारा घर्षण, घर्षण भी हमारा क्या है? एक तरीके का संपर्क बल है। आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है। मतलब आप देखो गेंद को फर्श पर लुढ़काइए, वो क्या हमेशा चलती रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, वो धीमे धीमे क्या करेगी? रुक ही जाएगी। ठीक है, और अंत में क्या हो जाएगा? मतलब धीमे हो जाएगी फिर रुक जाएगी। साइकिल चलाते समय जब आप पैडल चलाना बंद कर देते हैं, तो कुछ देर तक तो वो चलती है, फिर धीरे धीरे होकर क्या होती है? वो रुक जाती है, साइकिल रुक जाती है ना। मतलब आपको चलाना है दोबारा, तो आपको पैडल घुमाते रहना होगा। किसी भी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वो भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। ठीक है, क्या इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को जोड़ सकते हैं? मतलब आपको एग्जाम्पल ढूंढने और बताने हैं। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता। मतलब अब यहाँ पे क्या, इन सब कामों को हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पे तो कोई बल, तो ऐसा लगता है कि हमने मतलब बॉल फेंक दी। ठीक है, अब बॉल के पास बल है, हमको कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी मतलब हमने कोई बाह्य बल नहीं लगाया उसको रोकने के लिए। बॉल जो थी वो चल रही थी, अब रुक गए आके। अब हमने, ठीक है, चलाने के लिए तो इसको बल दिया था, पर रोकने के लिए तो कोई बल नहीं दिया था। हम ना हमको कोई बल दिख रहा है कि किसने इसको रोका। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वस्तुओं पर कोई बल लग रहा है, ये हमको दिखता तो नहीं है, पर इसकी चाल भी धीमे हो जाती है और अंत में ये रुक जाती है, या कह लो विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण से होता है? भाई ये रुक गई है, हमने रोका नहीं है, कोई बाहर से बल लगा नहीं है, ना हमको दिख रहा है, तो ये बॉल रुकी क्यों है? क्या इन पर कोई बल लग रहा है? ये क्वेश्चन आता है, क्या इन पर कोई बल लग रहा है इस वजह से रुकी है? तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा है? ठीक है भाई, अगर बॉल इधर चल रही है तो घर्षण बल जो है, मैं कह लो इसके विपरीत जो बल लग रहा है वो उल्टी दिशा से लगेगा, तभी तो वो हमारी बॉल जो है रुकेगी। अब ये कह रहे हैं इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण ही क्या होता है? घर्षण बल। ये सारा सब कुछ जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसकी स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। और ठीक है, बिना बल लगाए वो उसकी अवस्था चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसमें क्या लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल भी गतिशील गेंद को विरामावस्था में लग जाता है। मतलब बॉल जो थी वो चल रही थी, तो ये क्या है? हमारी जमीन है, तो बॉल और जमीन के बीच में एक बल लग रहा है जिसको क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल के कारण ही ये क्या हो रही है? जो चलती हुई गेंद है वो हमारी रुक जाती है। ठीक है, इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच भी क्या लगता है? तो पानी जो होता है और जो नाव होती है, इनकी सतहों के बीच में भी क्या लग रहा होता है? घर्षण बल लग रहा होता है। जब हम ये चप्पू चलाना बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? घर्षण के कारण ये नाव को रोक देती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी है। आगे यहाँ पे लिखा है घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, जितनी गतिशील वस्तुएं होती हैं उस पर घर्षण बल लगता है। किस पे लगता है? ध्यान रखना, गतिशील वस्तुओं पे लगता है। और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। मतलब इधर जाना है तो इधर से लगेगा, इधर जाना है घर्षण बल इधर से लगेगा। ठीक है, विपरीत दिशा होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। मतलब दो जो सतहें होती हैं
इनके बीच में ही घर्षण बल उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। मतलब इनके बीच में संपर्क हो रहा है, इसलिए हम ये क्या हो गया है, संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस प्रकार के बल के बारे में अधिक जानकारी आप अध्याय 9 में प्राप्त करेंगे। मतलब इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है किसी वस्तु पर बल लगाने वाला बल सतह संपर्क बल ही हो। आइए पता लगा, ये कहा है ना कि यह जानने के लिए उत्सुक होंगे क्या किसी वस्तु पर बल लगाने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। तो ये पता करना है, तो इसको हम पता करेंगे कल। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जी लेस हो गई हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, परसों हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।